नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। कुछ छात्र हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और डेली जुड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे छात्र हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और डेली जुड़ते हैं। चाहे कुछ लोग तो पहले वीडियो को देख लेते हैं, कुछ लोग बाद में देखते हैं। उन सभी छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल इसी तरह से आप जुड़ते रहिए। जो लोग नए हैं वे नए जुड़ते हैं तो वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद मैं देता हूँ। दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा जब आपका रिजल्ट बड़ा ही अच्छा आएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हमारी दिल से दुआएं हमेशा निकलती हैं आप सभी लोगों के लिए। हमेशा ये दुआएं निकलती हैं कि हमारे जितने भी छात्र हैं जो अभी जुड़ रहे हैं और जो जुड़ चुके हैं और जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं और जो पढ़ने वाले हैं, उन सभी छात्रों का सिलेक्शन हो और वे अच्छे जगह सफल हो जाएं। दोस्तों, यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताया करें। और क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें हमने शामिल किया हुआ है। जैसे कि बात करते हैं, यदि अभी तक आपका सीडीपी अच्छा नहीं है, अभी तक आपके सीडीपी में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो आप एक काम कर लीजिए कि प्लेलिस्ट में जाइए और हमने 3 वीडियो शेयर कर दिया है। सीडीपी की कंप्लीट 3 वीडियोज हमने शेयर कर दिया है। आप उन तीनों वीडियोज को अच्छे से देख लीजिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि अच्छे मार्क्स आने लगे। 30 में 30 मार्क्स आपको मिलने लगेंगे सीडीपी में। ठीक है, यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताया करें। आइए बात करते हैं इसी के साथ अपने पहले प्रश्न के साथ। अभी मैं उन सभी छात्रों का नेम लूंगा जो छात्र हमारे साथ डेली जुड़ते हैं। ठीक है, और जो लोग आज जुड़ रहे हैं उनका कल नेम लिया जाएगा। जो नए होंगे, मतलब सभी का, अगर आप अपनी अटेंडेंस शेयर कर देते हैं, ठीक है, तो मैं सभी का नेम लूंगा। लेकिन दरअसल क्या होता है, कुछ छात्र बताते ही नहीं है कि मैं कब देखता हूं या कब देखती हूं। वे अपने बारे में बताते नहीं हैं, तो फिर उनका नेम लेने में थोड़ा सा असहजता हो जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर वे बता देते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के, हाँ सर मैंने भी क्लास लिया था और सर क्लास बेहतर थी, सब कुछ समझ में आया, तो फिर ये मान के चलिए उनका भी नेम लिया जा सकता है। इसी के साथ हमें बात करना चाहिए आज के पहले प्रश्न के बारे में। जवाब सभी लोग बहुत अच्छे से दीजिएगा और पहला ही प्रश्न पर 6 मारना है आपको। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन कहता है जीवन पर्यंत, दूसरा ऑप्शन कहता है किशोरावस्था तक, तीसरा ऑप्शन कहता है वृद्धावस्था तक और चौथा ऑप्शन कहता है युवावस्था तक। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं और इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो एक तरीके से अधिगम की जब कहीं पर भी बात आ जाती है तो वहाँ जीवन पर्यंत की बात आ ही जाती है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो पहला सही है और बहुत सारे छात्रों ने इसका पहला जवाब बिना सोचे समझे दे दिया और उनका सही भी रहा है। अगला प्रश्न ये है कि सीखना आदतों ज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? अरे भाई, ये क्या हुआ? एक मिनट, आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, थोड़ा से मुझे चार्ज में लगाना होगा और मैं भूल गया था चार्ज में लगाने के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर बैटरी ये बता दी कि लो हो सकती है, मतलब बैटरी खत्म हो सकती है। सीखना आदतों एवं ज्ञान की आवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? किम्बल, यंग, क्रो एंड क्रो, मास्लो और स्किनर महोदय। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, सही हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा सही हो जाएगा बी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं और निम्न में से एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है। आपको ये बताना है ऐसी कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं जो अनौपचारिक का भाग नहीं है। मतलब बच्चे एक तरीके से फॉर्मल में सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, और इनफॉर्मल में सीखते हैं। तो कौन सी चीज़ें नहीं है? परिवार, दोस्त, समाज और पाठ्य पुस्तक। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक के बारे में बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक तरीके से पाठ्य पुस्तक हो जाएगा। देखिए, ये तीनों चीज़ें इनफॉर्मल में हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक है ये फॉर्मल लर्निंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और यहाँ पर क्या पूछा गया था? आपको ये बताना है कि अनौपचारिक अधिगम में कौन सा नहीं है। अनौपचारिक अधिगम में अगर देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें तो आ जाएंगी, लेकिन ए नहीं आएगा। ए बल्कि किस में आएगा? औपचारिक अधिगम में।
चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? औपचारिक प्रणाली, अनौपचारिक प्रणाली, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? औपचारिक प्रणाली, अनौपचारिक प्रणाली, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब बड़ा ही अच्छा है, बहुत सारे छात्र इसका जवाब देने में बिल्कुल भी वे परेशान नहीं होंगे और आराम से वे दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कौन सा जवाब यहाँ पर लगाना है। सामाजिक समायोजन में मदद करती है। अगर सामाजिक की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सामाजिक देखिए बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है अनौपचारिक प्रणाली। और अनौपचारिक प्रणाली की कौन कौन सी चीज़ें हैं? परिवार है, समाज है, दोस्त है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था। अब आइए बात करते हैं कि सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, कोहलर हैं और स्किनर हैं। चलिए जवाब दीजिएगा, जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा? सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक है, पावलोव हैं और एक तरीके कोहलर है और स्किनर हैं। जवाब जल्दी से दीजिएगा, बहुत सारे छात्र इसका जवाब देने के लिए सोच रहे हैं। जल्दी से जवाब देते रहिए। यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट कर दिया करें। और बहुत सारी क्लासेज हमने अभी तक शेयर कर दिया है, उन क्लासेज को आप जरूर देखते चलें। बस निश्चित तौर पर पेपर होगा, आराम से रिजल्ट बड़ा ही अच्छा आएगा। आप बिल्कुल भी निश्चिंत, आपके अंदर अगर डर है तो डर निकाल दीजिए। आप सोचिए हमारे साथ जब प्रवीण सर हैं तो डर किस बात की है? जब प्रवीण सर हैं तो डर किस बात की है? डरना छोड़िए, आप समय आ गया है डर हटाने का। आज तक बहुत हमने आपके अंदर डर पैदा किया था ना, अब समय आ रहा है कि आपके अंदर से डर को निकालने का। ठीक है, समय के अनुसार हर वो चीज़ें मैं करता हूँ। जो भी छात्र या जो भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़ता है, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार मुझे कब उसके साथ कैसे व्यवहार करना है या कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मुझे पता होती हैं। और समय के अनुसार उस व्यक्ति का सहयोग करना, समय के अनुसार उस व्यक्ति का साथ देना या उस स्टूडेंट के बारे में सोचना, सब कुछ हमें एक तरीके से ज्ञात होता है। और समय के अनुसार हर वो काम मैं करने का प्रयास करता हूँ और वो चीज़ें ज़्यादातर सफल होती भी हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय। ठीक है, तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सोच लीजिए, या जब हमारे साथ प्रवीण सर हैं तो अब मुझे नहीं डरना है, क्योंकि ऐसा कौन सी चीज़ है जो मुझे नहीं आती है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, सोचिए, मुझे नहीं आती और मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? बस जो नहीं आएगी प्रवीण सर तो हैं ही। बस दिमाग में लाइए ऐसी बातें और ठान लीजिए अपने मन में कि इस वर्ष हमें चयन होना ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। अच्छा, अगर इस तरह के प्रश्न कई बार आते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में अद्भुत है प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप प्रदान करता है? याद करिए स्किनर महोदय के बारे में। और स्किनर महोदय का कौन सा यहाँ पर है? स्किनर महोदय का कौन सा सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहा है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में बताया गया था कि जैसा मन करे वैसा आप चाहें तो बच्चों के वांछित व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आप तो हैं टीचर महोदय, क्योंकि आपकी बात सभी मानते हैं और आप चाहें तो जैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा जल्दी से। अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम लागू होता है या किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? स्किनर, थॉर्नडाइक, मास्लो, पियाजे। आज तो हर छात्र खुशी होंगे कि उनके हर प्रश्न सही जाने। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि हमारे एग्जाम में काफ़ी कठिन प्रश्न पूछेंगे जाएंगे। नहीं भाई, कठिन क्या होता है ये तो बताओ, सोचो एक बार, कठिन क्या है? जब आपको पता है कि स्किनर महोदय ने क्या कहा है, वाटसन महोदय के क्या सिद्धांत है, आपको पता है कोलबर्ग महोदय ने क्या है, वाइगोस्की के बारे में आपको पता है, जब सबके बारे में आपको पता है, जीन पियाजे के बारे में आपको पता है, तो काहे का डर भैया? किस बात की डर? निकालिए उस डर को।
और जुट जाइए और खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी आंसर देते चलिए। हर एक प्रश्न सही होने लगा। जिस दिन अब आप अपने मन से डर निकाल लेंगे उस दिन से आपके प्रश्न और ज़्यादा सही होने लगेंगे। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, अभी तक तो सर हमें डरा रहे थे। समय के अनुसार सब बदलती हैं चीज़ें, ठीक है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं और समय के अनुसार हमें भी बदलना होता है। बात करते हैं, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। आज तो मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि मैं इतना बेहतर प्रश्न लेकर आया हूँ कि हर छात्र को एक एक प्रश्न अच्छे से आ रहा है। जब किसी क्रिया को बार बार आप दोहराते हैं तो जो अस्वाभाविक बातें हैं, याद करिए उस समय की चीज़ें, ठीक है, जल्दी से याद करिए। जब लार टपकने वाली बात हमने आपको बताया था, अब यहाँ पर पूरा मत पूछ लीजिए, हाँ अब पूरा मत पूछ लीजिए कि सर क्या बातें थी, एक बार पूरा बता दीजिए, तो फिर तो आप इसका जवाब दे ही लेंगे। याद करिए थोड़ा से और इसका जवाब दीजिए। और सभी छात्र जवाब दे भी रहे हैं, सबका सही हो रहा है, ठीक है। आज सब बड़े हैप्पी होकर हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, वही तो समय आ गया है ना हैप्पी होने का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर दूसरा आंसर सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, ठीक है। ये प्रश्न वही रहा। बहुत सारे छात्र हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, उन सभी छात्रों का मैं नेम लूंगा इस क्वेश्चन के बाद। निम्नलिखित में से किसने अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत दिया? अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत दिया हुआ, देखिए जिन लोगों ने हमारे तीनों वीडियोज को देखा हुआ है, मैं कहता हूं उसका हर एक प्रश्न सही हो जाएगा। जिन लोगों ने हमारे तीनों वीडियोज को देखा हुआ उसका हर प्रश्न सही हो जाएगा। उसे लगेगा कि लगता है प्रवीण सर ने ही पेपर बनाया हुआ है। पावलो की बात करते हैं, स्किनर की बात करते हैं, थॉर्नडाइक की बात करते हैं, कोहलर की बात करते हैं। जवाब देते चलिए और यदि आपको लगता है सब कुछ सही चल रहा है तो एक बार यस बोलिए कि यस सर आप जो हमें समझा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी बात ये है कि लाइक भी करते चलिए और डिसलाइक का मन करे तो कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, आप आज़ाद हैं 1947 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पहले मैं उन सभी छात्रों का नेम लेना चाहूँगा जो छात्र हमारे साथ डेली जुड़ते हैं। जैसा कि बात करते हैं मोनिका जी की बात करते हैं, डिम्पल जी की बात करते हैं, प्रियंका जी की बात करते हैं, रीना रानी जी के बारे में बात करते हैं, पूजा सिंह, पूजा हेमंत की बात करते हैं, दोनों पूजा हमारे साथ जुड़ती हैं। और बात करते हैं रितिका जी के बारे में बात करते हैं। और भी छात्र हमारे साथ जुड़ते हैं, वो डेली कम जुड़ते हैं इसलिए उनका नेम नहीं याद रहता है, ठीक है। और क्या नाम है, राधा जी जुड़ती हैं, बिल्कुल राधा जी भी जुड़ती हैं। और बहुत सारे छात्र जुड़ते हैं और उन सभी का नेम तभी लिया जाता है जब डेली जुड़ते हैं। मीनाक्षी जी देखती हैं लेकिन वे बाद में देखती हैं वीडियो को। और लोगों को हमें बहुत कम पता है, ठीक है। जो लोग देखते हैं वे लोग बताया करें। अगर आप बताते हैं तो आपका नेम लेने में हमें कोई हर्ज नहीं है, बस आप तो हमें बताइए। अब हमें पता ही नहीं चलता है, कहा जाता है कि मतलब जब कोई चीज़ें हम करते हैं तो उसे हमें बताना होता है और हम बताते नहीं हैं तो फिर पता कैसे चलेगा। भूख लगने पर अगर हमने खाना खा लिया है, जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं तो तब तक कैसे पता चलेगा सामने वाले व्यक्ति को आपने खाना खाया है या नहीं, ठीक है। अब आप मेरी बात को समझ सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन कहता है कोहलर, दूसरा ऑप्शन कहता है स्किनर, तीसरा ऑप्शन कहता है थॉर्नडाइक, चौथा ऑप्शन कहता है वुडवर्थ। हमारे साथ ललिता जी एक हैं, ये भी जुड़ती हैं हमारे साथ। इन्होंने हमारे यहाँ से पीजीटी की तैयारी किया हुआ था, ठीक है। वे डेली जुड़ती हैं और उनके कई बार कमेंट अच्छे आते हैं कि हाँ सर सारी चीज़ें अच्छी है, समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, जवाब दीजिए। अब इसमें जवाब देने में तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे प्रश्न गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसे प्रश्न गलत होना स्वाभाविक है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अच्छा, इस प्रश्न का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने सक्रिय अनुबंध, साधनात्मक अनुबंध या क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत इत्यादि का सिद्धांत दिया? अच्छा, ये वाला जो टॉपिक्स है मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, मैंने सब
हर एक छात्र को कहा है हमारी उन तीनों वीडियोज को आप देखिए, एक बार आप देख लीजिए, ऐसे प्रश्न तो गलत ही नहीं होंगे। आप बिल्कुल जैसे हलवा खाते हैं ना, उस तरह के प्रश्न को आप इस तरह के प्रश्नों को सही करेंगे। चलिए 13 का क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, स्कीनर महोदय के सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है, देखिए स्कीनर महोदय के सिद्धांत का नेम जो है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है। इसे साधनात्मक अनुबंध के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इसे क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एक बार याद कर लीजिए, स्कीनर महोदय के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और साधनात्मक अनुबंध के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। पुनर्वलन के बारे में बताइएगा। पुनर्वलन सिद्धांत स्कीनर का है, मॉस्लो का है और वुडवर्थ का है और थॉर्नडाइक महोदय का है। अच्छा, इसका जवाब देने में अब आप लोग करेंगे सर इससे चिंटू पिंटू क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे। हाँ आज आपको लग रहा होगा सर ये क्या है, चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं, इसको तो हम तुरंत ही बता देंगे। बिल्कुल आप बता देंगे, भला आपसे क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, हर चीज़ें तो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए इसका जवाब बहुत सारे छात्रों ने दिया भी, स्कीनर महोदय। भला कौन नहीं जानता है पुनर्वलन सिद्धांत को, स्कीनर महोदय ने जो दिया है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से अधिगम से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप से ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। पहला ऑप्शन कहता है अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन कहता है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, तीसरा अनुकरण का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन की बात करते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सभी छात्रों का मैं नेम लेना चाहूँगा। ऑफलाइन की बात करते हैं तो जैसे रीना जी हैं हमारे साथ डेली जुड़ती हैं, बहुत ही अच्छा है, हमारा सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करती हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पूजा जी के बारे में बात करते हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ती हैं, बड़ा ही अच्छा सपोर्ट करती हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं दोनों पूजा यानी पूजा हेमंत और पूजा जी के बारे में बात करते हैं। और अर्चना जी हैं जो हमारे यहाँ सुपर टेट की तैयारी करते हैं, लेकिन वे भी हमारे इस चैनल पर ज़रूर जुड़ती हैं। और ऑनलाइन की बात करते हैं तो प्रियंका जी की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है इनका भी। और मोनिका जी की बात करते हैं तो इनका भी शानदार सपोर्ट रहता है। डिम्पल जी की बात करते हैं तो इनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे छात्र हैं जो लगातार हमारे सपोर्ट में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इन सभी छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद। और जो छात्र जुड़ते हैं साथ में वो तो ठीक ठाक हैं, मतलब उनको तो तहे दिल से धन्यवाद तो मैं देता हूँ। और जो छात्र बाद में भी वीडियो को देखते हैं, हमें पता भले नहीं चल पाता है, लेकिन मैं उन सभी छात्रों को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जितना मन करे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कर दें। ठीक है, दिखा दीजिए अपनी ताकत एक बार आप भी, और मैं भी अपनी ताकत दिखा देता हूँ कि देखिए किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन आपके साथ मैं साझा कर देता हूँ और आप आराम से पेपर में जाएँ और सिलेक्शन लेकर आएँ। ठीक है, झंडे गाड़ के आइए, आप झंडे गाड़ने का समय आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सब कुछ पढ़ाया गया है और अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप से बच्चों को सामने प्रस्तुत किया जाए। अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जवाब दीजिएगा जल्दी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही सही हो जाएगा भाई, सूझबूझ का सिद्धांत। भला कौन नहीं जानता। अच्छा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया हुआ, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, जवाब दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से गेस्टाल्टवादी चिंतक नहीं माने जाते हैं। अच्छा, इस प्रश्न का जवाब आप सोच रहे होंगे फिर से सर ये क्या है, चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन आप हमें देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेस्टाल्टवादी चिंतक नहीं है। अच्छा, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। स्कीनर, कोहलर, कोफका और वर्दिमर। दोस्तों जवाब देते चलिए और हैप्पी होते रहिए और निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। ए रहा इसका जो आंसर होगा पहला। अगर ये तीनों की बात करते हैं, ये तीनों मनोवैज्ञानिक कौन है, गेस्टाल्टवादी में आते हैं। ये तीनों मनोवैज्ञानिक कौन है, कर्ट लेविन का भी नेम इसी में जोड़ लीजिएगा, वे भी आते हैं गेस्टाल्टवादी में, ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वालों में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। निम्न में से यह कौन सा अधिगम सिद्धांत है। लेविनवाद सिद्धांत, कोहलरवादी सिद्धांत और पावलोवादी सिद्धांत और स्कीनरवादी सिद्धांत। जवाब देते चलिए, बड़ा ही अच्छे से आप जवाब देते हैं
आपके जवाब बड़े ही सराहनीय होते हैं दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब देते चलिए। अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वालों में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। निम्न में से यह कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, यानी कि लेविनवादी सिद्धांत की बात करते हैं। लेविनवादी सिद्धांत के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका जवाब पहला सही हो जाएगा। अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वालों में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। यह सिद्धांत है लेविनवादी का दोस्तों। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है कि एक तरीके से देखा जाए अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने के लिए कार्य को दोहराना आवश्यक है। सीखने के लिए कार्य को दोहराना आवश्यक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत और अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। जवाब दे दीजिए जल्दी से। आपके जवाब जल्दी से, हमें इंतजार रहता है कि आपके जवाब का जल्दी से आए आपका जवाब। अधिगम कौन सा सिद्धांत ये बताता है सीखने के कार्य को दोहराना आवश्यक है। दोहराना आवश्यक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में ऐसी बातें कही जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं पर हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें दोहराना है और कैसे क्या करना है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। एक प्रश्न थोड़ा से बड़ा है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि यह सिद्धांत बताता है कि जब सब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप से ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तीसरा ऑप्शन कहता है छात्रों के व्यवहार को वांछित रूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। और चौथा ऑप्शन कहता है इस सिद्धांत की सहायता से ही छात्रों के लिए अधिगम स्रोत एवं संसाधनों की व्यवस्था में सहायता मिलती है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दे दीजिए दोस्तों। ठीक है, थोड़ा से प्रश्न बड़ा है, थोड़ा से कठिनाई हो सकती है, लेकिन थोड़ा से कठिन प्रश्नों को भी पढ़ने की आदत डालिए आप। जल्दबाजी मत करिएगा। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में शैक्षिक उपयोग, अच्छा इसको अगर आप चाहें ना तो अपने कॉमन सेंस के भी आधार पर थोड़ा सा इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चलिए इसके जवाब के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा से हो जाएगा। आज मैं ज़्यादा हल नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आपको आती ही हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस ये बताते चल रहा हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक बच्चा है अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर क्या करता है? नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? 2011 का प्रश्न है। सीखने का सादृश्यता नियम यहाँ लागू होता है, सीखने का प्रभाव नियम लागू होता है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम लागू होता है और सीखने का तत्परता का नियम लागू होता है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। यदि आपकी कोई डाउट्स होते हैं या कोई बातें होती हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताया करें। यदि आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में सब्सक्राइब करना ही होता है, तो अभी पहले कर लीजिए, ठीक। और यदि आपको लाइक करना है तो अभी लाइक कर दीजिए, बाद में लाइक करना ही होता है। कई बार आप भूल जाते हैं जाते जाते, ठीक है। जाते जाते कुछ भी ना भूला करें। जब मैं आपको नहीं भूलता हूँ तो आप कैसे भूल सकते हैं? हाँ, आप बताइए, आप कैसे भिन्न हैं? हाँ, हम सभी तो एक ही हैं। चलिए जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा, देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ प्रश्न जो है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों की गई अनुक्रियाओं, पहले उसने कुछ किया हुआ है और नई परिस्थिति, जब नई स्थिति आती है तो उसके प्रति क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या सादृश्यता का नियम लागू होगा? नहीं भैया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या हो जाता है? सीखने का प्रभाव का नियम यहाँ पर लागू हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो सिद्धांत दिया गया है ना, थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप कहेंगे सर ये सब चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन हैं, आप मुझे बताइए, मैं ही बता देता हूँ। 8 नियम बाद में लिख दीजिएगा, हाँ, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा एक बार लिख कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जब आप लिखेंगे थोड़ा सा याद होगा। निम्न में से कौन से कथन को सीखने के प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाना चाहिए? शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है और अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया होती है। अनअधिगम सीखने की प्रक्रिया होती है। आज के जितने भी प्रश्न हैं बड़े ही बेहतर हैं, ठीक है। यहाँ पर
क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता में नहीं मानना है, आपको ये बताना है। अच्छा, इसका जवाब बहुत जल्दी आप दे देंगे क्योंकि आपको पता है इसका जवाब देने में हमको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ये रहा आपका जवाब, बिल्कुल यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, सोचना ही नहीं था। एकमात्र संस्थान, याद करिए एक बार हमने करवाया भी है इस प्रश्न को। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत ने, पायलोव साहब ने, जीन पियाजे, वाइगोस्की ने। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, अभी देखिएगा बहुत सारे छात्र इस प्रश्न का जवाब गलत कर देंगे क्योंकि वे क्या करेंगे, ज़्यादा सिंपल सोच लेंगे। ज़्यादा सिंपल भी नहीं सोच रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा जाता है कि एक व्यक्ति को ना तो बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा टेढ़ा होना चाहिए, उसे कैसा होना चाहिए, मध्यम मार्गी होना चाहिए। ठीक है, समय और परिस्थिति के अनुसार उसे अपने निर्णय, अपने एक्सप्रेशन, अपनी सारी चीज़ें करना चाहिए क्योंकि समय जैसा कहता है और परिस्थिति जैसे कहती है उस हिसाब से व्यक्ति को रहना चाहिए। बाकी ये जीवन है, बड़ा ही सुंदर जीवन है, हमने देखा है। और क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं, कई बार हमारे मन में हमारे ही प्रति संदेह आने लगता है कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्या है ये सब, छोड़ देना चाहिए, उन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, क्या मतलब दुनिया भर की चीज़ें हमारे मन में आती हैं। लेकिन फिर से क्या होता है, एक नई उम्मीद की किरण फिर जगती है और फिर से हमारा मन ही करता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, इससे बेहतर कोई चीज़ें नहीं है। एक मिनट, जवाब इसका बताइएगा दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा? 22 को अगर देखा जाए तो इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। देखिए, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में केवल पावलोव साहब नहीं आते, इसमें और भी मनोवैज्ञानिक आते हैं। याद करिए, हमने आपको बताया हुआ है। कुछ लोगों ने देखिए यहाँ पावलोव क्या है, यहाँ तो अगर देखा जाए कोहलर की बात की जा रही है ना, तो पावलोव तो आएंगे ही नहीं, पावलोव तो आएंगे ही नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न ये है कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है, सक्रिय भागीदारिता है, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन है, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना है और सीखने की तत्परता की बात करते हैं। जवाब दीजिएगा। अच्छा, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। अच्छा, एक प्रश्न जो है ना, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अच्छा, हमने आपसे करवाया भी है। एक शिक्षिका क्या कर रही है, कभी भी अपने आप से उत्तर नहीं देती है। हमने आपको ये करवाया है। गलत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, स्वाभाविक है, गलतियां तो होती हैं, भला कौन नहीं गलती करता है क्या। चलिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा अच्छे से। प्रश्न ए है कि एक पीटी खेल, मतलब पीटी का जो मास्टर है वो शिक्षक क्रिकेटर के खेल में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्राचरण को सुधारना चाहता है और निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थी को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक होगा? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी हमने करवाया। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा, जो प्रश्न हम दोबारा कर लेते हैं उसका आंसर देने में तो हमें दिक्कत ही नहीं होती। तो जब एक दो बार इसी तरह के सारे प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे हमारे साथ, तो सोचिए इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आंख बंद करके आप लगा देंगे। चलिए, इसका जवाब देने में तो कठिनाई होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए मुझे चारों ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारे छात्रों ने जवाब देने का प्रयास भी किया। चलिए, अब बताइएगा अगले प्रश्न के बारे में। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करते हैं, बताइएगा, कहीं जाइएगा नहीं। भले ही आप लोगों ने किया हुआ है लेकिन फिर भी प्रयास तो बनता है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों के समान योग्यता का स्तर, सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। जवाब बड़ा ही अच्छा है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए, इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करते हैं, सीखने के
सात्यात्मक में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती हैं। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिसफंक्शन और संवेगात्मक विघ्न और व्यवहारगत विघ्न। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों सांस्कृतिक कारक निम्नलिखित में से सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती हैं सांस्कृतिक कारक की वजह से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन कहता है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, दूसरा ऑप्शन कहता है सहपाठियों के प्रतियोगिता, तीसरा ऑप्शन कहता है अर्थपूर्ण संबंध, चौथा ऑप्शन कहता है माता पिता की ओर दबाव। जवाब दीजिएगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो एक बार जल्दी से बताइए, बोलिए कि यस सर कमेंट करेंगे। चलिए निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो जाता है या उन्हें त्रुटियां करने पर दंड नहीं देता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे या उन्हें अपर ध्यान न दे। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए इसका जो जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। बच्चों को त्रुटियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियां और उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग माना जाता है। चलिए अब बताइएगा अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा दोस्तों। ये होगा सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों के द्वारा दी गई गलतियों को त्रुटियां हैं। चलिए जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके चिंतन को, शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों की बात करते हैं तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। और इसी तरह से प्रश्नों का जवाब देते रहिए और इसी तरह से अच्छे से काम करते रहिए। निश्चित तौर पर सिलेक्शन कौन रोक सकता है। ठीक है, स्वयं भगवान भी एक दिन साथ देने आ जाएंगे आपका। ये मान के चलिए, जब मेहनत हम करते हैं ना, जब हम मेहनत करते हैं, अथक मेहनत करते हैं दोस्तों, तो एक दिन स्वयं भगवान को चलकर आना पड़ता है हमारे मेहनत को फल देने के लिए। कहा जाता है कि अगर आप में शक्ति है तो किसी को भी आप अपने तरफ मोड़ सकते हैं। ठीक है, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपसे भिन्न हो और आपसे अलग हो। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन करने में क्या शामिल नहीं करता है। शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ावा देना। और दूसरी बात करते हैं शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों की अधिगम की रिक्तियों की पहचान और शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग की बात करते हैं। जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट जवाब देते रहिए। और बहुत सारे छात्र जवाब दे रहे हैं, बस वे सोच रहे हैं कि आज हमारे सारे प्रश्न सही हो रहे हैं और बड़े ही हैप्पी हो रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 से 5 तक की जो बातें हैं, ग्रेडिंग की तो बात की ही नहीं गई है। कहीं पर ग्रेडिंग रैंकिंग की बात नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर जो चौथा हो जाता है वो सही हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है पाठ के अंत में, दूसरा ऑप्शन कहता है इकाई के अंत में, तीसरा ऑप्शन कहता है प्रकरणों में अंतःनिर्मित, चौथा ऑप्शन कहता है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा। जवाब जल्दी से दीजिएगा। जवाब जल्दी से दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा प्रकरणों में अंतःनिर्मित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए।
वो हो जाता है प्रकरणों एवं अंतः निर्मित। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। शिक्षकों के मनोरंजन के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए और छात्रों के मनोरंजन के लिए उपरोक्त सभी। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। जवाब जल्दी से दे दीजिए। यदि आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्रयास करने में क्या जाता है। हाँ, प्रयास करने में क्या हर्ज है, जब प्रयास ही करना है तो कर ही देते हैं। ठीक है, क्या जा रहा है हमारा। चलिए, इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, प्रभावी शिक्षण के लिए। प्रभावी शिक्षण के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। अवसर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परख और कल्पनात्मक प्रश्न पूछना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देते चलिए। चलिए जवाब दीजिए। यदि आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो प्रयास करने में क्या हर्ज जाता है, हमने आपसे बोला है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। कहीं आपको फेडअप तो नहीं हो रही कि बहुत सारे प्रश्न सर करवा देते हैं। ठीक है, कितना करवाएंगे, कब तक करवाते रहेंगे, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व हमसे कब तक करवाएंगे। देखिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है और जब तक आपके लक्ष्य तक मैं आपको नहीं पहुंचा देता हूं, तब तक मैं चैन से ना बैठूंगा, न चैन से बैठने दूंगा। चलिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को पाठ्य सहगामी कार्यकलाप को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। अब किस शनिवार को ना कम से कम आपकी 1 बजे तक क्लास लूंगा, रात के 1 बजे तक आप पढ़िए हमारे साथ। ठीक है, इतनी सारी क्लासेस शेयर कर दूंगा कि पढ़ो 1 बजे तक, 2 बजे तक, ताकि संडे को आराम से सोकर उठो 10 बजे तक। हाँ, आप लोग बताइएगा अगर ऐसी बातें हैं तो एक बार हमें साझा करिएगा, अपनी बात को शेयर करिएगा, अपनी बात को रखिएगा। फिर ये समझ लीजिए इस शनिवार को आने दीजिए, फिर एक नया अध्याय शुरू करते हैं। हाँ, चलिए जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इस शनिवार को आप लोग बताइएगा, खुला चैलेंज, जिसको जो पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, जितने भी विषय मैं पढ़ाता हूं, उन सभी विषयों में से जो भी टॉपिक, सब टॉपिक, चैप्टर, जो भी वो पढ़ना चाहता है वो हमें कमेंट करके बता दे कि सर आप मुझे ये कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक है, सारे विषय को मैं शनिवार को कंप्लीट कर दूंगा। मतलब उस जितने सबके कमेंट होंगे, एक साथ सबके प्रश्नों का जवाब दूंगा मैं। ठीक है, जो भी उसे सिद्धांत पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो हमें बताए एक बार। स्वालिहा ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए आप प्रासंगिक है। अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, बिना मुझे सूचित किए नहीं जाना, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। अच्छा प्रश्न है। हाँ, अच्छा प्रश्न है, जवाब दे दीजिएगा। इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा जवाब, जल्दी से दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का एक उद्देश्य है। पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य है बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग, बालकों में नागरिकता की भावना का विकास, उपरोक्त सभी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब देते रहिए और इंजॉय करते रहिए। कुछ खाने पीने के लिए भी रख लिया करें अपने पास। अब हमारे पास तो कुछ ऐसे संसाधन है नहीं तो मैं आपको कुरियर ही करवा देता। हाँ तो आप सभी लोगों तक नमकीन पहुंचा ही देता हूँ, आराम से आप लोग खाते रहिएगा। चलिए, सोच रहा हूँ कि सभी तक पहुंचा दिया जाए एक बार। हाँ, आप लोग सहयोग करिए, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब मैं आप सभी लोगों के घर तक खाने पीने के भी सामान एक दिन पहुंचा दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मजाक ज़्यादा हो गया। चलिए, बाकी मजाक नहीं, ये सत्य भी है। अगर हमारे सभी छात्र हमारा सहयोग हमारे साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर एक ऐसी पार्टी रख दूंगा जिसमें हर एक छात्र को लगेगा कि पहली बार ऐसे टीचर और ऐसे कोचिंग हमें मिली है जहां पर अपने से ज़्यादा हमारा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये मान के चलिए पहली बार आपको लगेगा। जितने भी हमारे छात्र ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहे हैं, उन्हें आने जाने की सारी व्यवस्थाएं हमारी होंगी। बस आप हमारा सहयोग कीजिए, हमारा साथ दीजिए, निश्चित तौर पर आपको ऐसा दिन एक दिन मिल जाएगा। ठीक है, आप तो साथ दीजिए, आप हमारे साथ दीजिए अच्छे से, निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। जो छात्र हमसे पढ़कर जा चुके हैं उनको भी मैं बुला लूँगा, वे कहाँ हैं। ठीक है, और ऐसा कोई छात्र नहीं है जो हमें मना करे कि नहीं आऊँगा मैं। हाँ, अगर वो नहीं आएगा तो मैं उसे मनाना भी जानता हूँ।
ठीक है। राहुल अपने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना विषय में संवेदनशील बनाना चाहता है, तो उसे निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, बच्चों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख को प्रोत्साहित करना। जवाब जल्दी से दीजिएगा, जवाब जल्दी से दीजिएगा। हमने एक बड़ा अच्छा सपना देखा है। अब उस सपने को मैं शेयर तो नहीं कर सकता हूं अभी, लेकिन अगर ऐसा हो गया जैसा मैंने सोचा है और मेरे समय अनुसार हो गया, जिस तरह से मैं सोचा हूं, अगर वो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। मतलब जो मैंने सोचा हुआ है, और शायद मैंने जो सोचा है बहुत ही अच्छा सोचा है, बस ये है कि अगर वो मेरा प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रोजेक्ट तैयार करता हूं तो उस पर मेहनत नहीं करता हूं, मैं अथक अथक प्रयास करता हूं, मतलब जी जान लगा देता हूं, ठीक है। और पता नहीं, अगर भगवान जी ने चाहा और आपकी दुआएं रही तो वो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि कब तक हो जाता है, मतलब कि जल्द ही मैंने सोचा है, ज़्यादा नहीं, बस 1-1.5 महीने में अगर हो जाता है ऐसा, तो मैं ऐसा करने वाला हूँ कुछ ना कुछ जो मैं सोचा हूँ। अब ये बातें शेयर तभी की जा सकती है जब ऐसा हो जाए। तो वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य को किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जा सकता है। आगमन विधि, समस्या विधि, निगमन विधि और उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा दोस्तों। समस्या की वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण किसी कार्य, किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरा सही हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। मुझे लगता है कि समय हो गया है। अच्छा, समय होते ही फिर अलग बातें आ जाती है ना। चलिए, समय कंप्लीट हो गया और इसके बाद हमारी दूसरी क्लास होगी, उसको आप जरूर देखिएगा। और तीसरी क्लास मैं लेने सोच रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा समय का अभाव हो जा रहा है बीच बीच में, ठीक है। इसके वजह से वो मैं तीसरी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ और मेरे पास कई काम आ जाते हैं जिसके वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तीसरी क्लास जो हमने प्रॉमिस किया है उसको मैं करवाऊँ। अगर नहीं हुआ, डेली अगर क्लास नहीं होती, ये मान के चलिए किसी दिन मैं मैराथन में उसे कवर कर दूंगा। ये मेरी आदत है कि अगर मैंने कोई चीज़ें छोड़ दिया है तो उसे मैं मैराथन में कवर करता हूँ, ठीक है। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ।